आज के इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करेंगे। जी। रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है, हम्म। लेकिन विज्ञान इसका काफी गहरा है। हाँ। पदार्थ जब अपनी अवस्था बदलता है, जैसे बर्फ से पानी या फिर पानी से भाप, तो उसमें ये जो ऊर्जा का खेल होता है ना, बिल्कुल, ऊर्जा का लेन देन। हाँ, इसी ऊर्जा के बदलाव को हम एंथैल्पी कहते हैं। सही कहा मैंने? बिल्कुल सही है, एंथैल्पी। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को बारीकी से समझाते हैं। तो आज कोशिश रहेगी कि हम समझें कि ये अवस्था बदलने में ऊर्जा की भूमिका क्या है। हाँ, और इसे नापते कैसे हैं और ये जरूरी क्यों है जानना। सही। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस ऊर्जा के लेन देन को समझना। सबसे पहले ये अवस्था परिवर्तन की एंथैल्पी, ये चीज क्या है आखिर? हाँ, ये अच्छा सवाल है शुरू करने के लिए। देखिए, जब कोई पदार्थ होता है, मान लीजिए पानी ही है, वो एक तय तापमान और दबाव पर अपनी भौतिक शक्ल बदलता है। जैसे ठोस बर्फ से तरल पानी बन गया या तरल पानी से गैस मतलब भाप बन गया। ठीक है। लेकिन उसकी रासायनिक पहचान वही रहती है, H2O ही रहता है। हाँ, पानी तो पानी है। बिल्कुल। तो इस बदलाव के दौरान जो कुल ऊर्जा में परिवर्तन आता है, उसे ही अवस्था परिवर्तन की एंथैल्पी कहते हैं। अच्छा। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो ऊर्जा की मात्रा है जो अवस्था बदलने के लिए चाहिए या निकलती है। ठीक है। और इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं आती हैं? देखिए, मुख्य रूप से 3 तरह के अवस्था परिवर्तन हम देखते हैं। पहला है गलन मतलब फ्यूजन, यानी पिघलना। हाँ, जब ठोस पिघलकर द्रव बनता है। दूसरा है वाष्पन, वेपोराइजेशन, उबलना या भाप बनना। जी, जब द्रव उबलकर या वाष्पित होकर गैस बनता है। और तीसरा है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। ये क्या है? इसमें ठोस जो है वो बिना द्रव बने सीधे गैस में बदल जाता है। अच्छा, जैसे कपूर। बिल्कुल, जैसे कपूर या सूखी बर्फ। ठीक है। तो 3 हो गई, गलन, वाष्पन और ऊर्ध्वपातन। चलिए पहले गलन से शुरू करते हैं, बर्फ का पिघलना। ये तो हम रोज देखते हैं। हाँ बिल्कुल। फ्रिज से बर्फ निकालो, थोड़ी देर में पानी बन जाती है। इसमें ऊर्जा का क्या हिसाब है? हिसाब ये है कि जब 1 मोल ठोस पदार्थ, अब 1 मोल का मतलब है पदार्थ की एक निश्चित आणविक मात्रा, हाँ, वो अपने गलनांक पर, यानी जिस तापमान पर वो पिघलता है और स्थिर दबाव पर पूरी तरह द्रव में बदलता है। हाँ। तो इस प्रक्रिया में जो एंथैल्पी बदलती है उसे गलन की मोलर एंथैल्पी कहते हैं। डेल्टा फ्यूज H लिखते हैं इसे। डेल्टा फ्यूज H, फ्यूजन के लिए फ्यूज। ठीक है। पानी का उदाहरण लें तो? पानी का उदाहरण सबसे अच्छा है। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान, जो बर्फ का गलनांक है, और 1 वायुमंडलीय दबाव पर ठीक 1 मोल ठोस बर्फ, जो करीब 18 ग्राम होती है, उसको पूरी तरह पिघलाकर 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलने के लिए 6.01 किलो जूल ऊर्जा की जरूरत होती है। 6.01 किलो जूल्स। अच्छा, ऊर्जा लगती है इसमें। हाँ, ऊर्जा देनी पड़ती है। इसे हम समीकरण में ऐसे लिखते हैं, H2OS gives H2OL, और फिर लिखते हैं डेल्टा फ्यूज H equals to plus 6.01 किलो जूल्स मोल इनवर्स। अच्छा, ये S मतलब सॉलिड, L मतलब लिक्विड और kJ मोल इनवर्स मतलब किलो जूल प्रति मोल। बिल्कुल सही। kJ ऊर्जा की इकाई है और प्रति मोल का मतलब है कि ये ऊर्जा 1 मोल पदार्थ के लिए है। आपने कहा प्लस 6.01 किलो जूल्स, ये प्लस साइन का क्या मतलब है यहाँ? और ये ऊर्जा आती कहाँ से? बर्फ को कौन देता है ऊर्जा? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये जो धनात्मक यानी प्लस का चिन्ह है, ये यही दिखाता है कि इस प्रक्रिया में सिस्टम को यानी बर्फ को बाहर से ऊर्जा दी जा रही है। अच्छा, मतलब बर्फ ऊर्जा सोख रही है, अवशोषित कर रही है। ऐसी प्रक्रियाएं जिनमें ऊष्मा या ऊर्जा सोखी जाती है, उन्हें हम ऊष्मा शोषी या एंडोथर्मिक कहते हैं। एंडोथर्मिक। ठीक है। तो बर्फ पिघलने के लिए अपने आसपास से गर्मी लेती है। बिल्कुल, वो अपने आसपास के वातावरण से, जैसे हवा से, या अगर आपने हाथ में पकड़ रखी है तो आपके हाथ से गर्मी खींचती है। वही ये अवशोषित ऊर्जा है। हाँ, तभी तो बर्फ छूने में ठंडी लगती है और पिघलने पर आसपास ठंडक हो जाती है। अच्छा, तो पिघलने में ऊर्जा लगती है। जब इसका उल्टा होता है, मतलब पानी जमता है, बर्फ बनता है, तब क्या होता है? तब ठीक इसका विपरीत होता है। पानी का जमना यानी फ्रीजिंग, हाँ, वो द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में आना है।
ये एक ऊष्माक्षेपी मतलब एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है। एक्सोथर्मिक मतलब इसमें ऊर्जा निकलती है? जी हाँ, इसमें सिस्टम ऊर्जा बाहर निकालता है। जमने की एंथैल्पी, जिसे हम डेल्टा फ्रीज कह सकते हैं, उसका मान गलन की एंथैल्पी के बराबर ही होता है, 6.01 किलोजूल मोल ही। लेकिन चिन्ह उल्टा हो जाता है, यानी ऋणात्मक, माइनस। अच्छा। तो समीकरण होगा H2OL तीर का निशान H2OS डेल्टा फ्रीज H इज इक्वल टू माइनस 6.01 किलोजूल मोल इनवर्स। तो जब पानी बर्फ बनता है वो असल में गर्मी बाहर फेंकता है। बिल्कुल, वो अपने अंदर की जो अतिरिक्त ऊर्जा है उसे गर्मी के रूप में बाहर छोड़ता है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। प्रक्रिया उल्टी तो ऊर्जा का प्रवाह भी उल्टा, पर मात्रा वही। जी। चलिए अब दूसरी प्रक्रिया पर आते हैं, वाष्पन, पानी का भाप बनना। हाँ, वेपोराइजेशन। इसमें कितनी ऊर्जा लगती है? मेरा अंदाजा है कि शायद पिघलने से ज्यादा लगती होगी। क्योंकि पानी उबालने में तो काफी देर गैस जलानी पड़ती है। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। इसमें पिघलने की तुलना में काफी ज्यादा ऊर्जा लगती है। अच्छा, कितनी? देखिए, जब एक मोल द्रव्य अपने क्वथनांक पर, क्वथनांक यानी वो तापमान जिस पर वो उबलता है। हाँ, पानी के लिए 100 डिग्री सी। जी, एक वायुमंडलीय दबाव पर 100 डिग्री सी। तो इस तापमान और स्थिर दबाव पर जब वो पूरी तरह गैस या वाष्प में बदलता है, तो इस एंथैल्पी परिवर्तन को कहते हैं वाष्पन की मोलर एंथैल्पी या डेल्टा वैप एच। डेल्टा वैप एच, ठीक है। और इसका मान कितना है पानी के लिए? पानी के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक मोल पानी को पूरी तरह भाप बनाने के लिए लगभग 40.7 किलो जूल ऊर्जा देनी पड़ती है। 40.7 किलो जूल। हाँ। याद कीजिए, बर्फ पिघलाने में कितनी लगी थी? वो तो सिर्फ 6.01 किलो जूल थी। हाँ, तो ये देखिए, ये उससे लगभग 7 गुना ज्यादा है। अरे बाप रे, इतना ज्यादा? हाँ, इसका समीकरण होगा H2OL जमा H2OG डेल्टा वाप H बराबर प्लस 40.7 किलोजूल मोल इनवर्स। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। यहाँ G गैस अवस्था दिखाता है। और ये भी प्लस में है, मतलब ये भी ऊष्माशोषी है? बिल्कुल, ये भी ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक प्रक्रिया है। द्रव को गैस बनाने के लिए ऊर्जा देनी ही पड़ती है। अच्छा, और अगर पानी 100 डिग्री पर न उबल रहा हो, जैसे कमरे के तापमान पर धीरे धीरे भाप बनता है, तब? हाँ, अच्छा सवाल है। अगर पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर, मान लीजिए कमरे के तापमान पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर धीरे धीरे वाष्पित होने दिया जाए, तो उसे और भी ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है, लगभग 44 किलो जूल प्रति मोल। और भी ज्यादा? क्यों? क्योंकि कम तापमान पर अणुओं के पास पहले से कम गतिज ऊर्जा होती है, तो उन्हें द्रव अवस्था से पूरी तरह आजाद होकर गैस बनने के लिए ज्यादा बाहरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आती है, लेकिन ये अंतर वाकई बहुत बड़ा है। 6 किलो जूल पिघलने के लिए और 40 किलो जूल से ज्यादा भाप बनने के लिए। हाँ। मुझे लगता है शायद ऐसा इसलिए होता होगा कि पिघलने में तो कण बस थोड़ी दूर होते हैं, ठोस के जाल से निकलकर बहने लायक बनते। सही सोच रही हैं आप। लेकिन भाप बनने में तो उन्हें एक दूसरे से बिल्कुल आजाद करना पड़ता होगा, उनके बीच का आकर्षण खत्म करना पड़ता होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही मुख्य कारण है। देखिए, ठोस में कण अपनी जगह पर बंधे हुए कंपन करते हैं। द्रव में वो एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, थोड़ी आजादी मिलती है, लेकिन वो फिर भी काफी करीब होते हैं और उनके बीच आकर्षण बल मजबूत होता है। हाँ। लेकिन गैस अवस्था में कणों को एक दूसरे से बहुत दूर भेजना होता है, वो लगभग पूरी तरह स्वतंत्र हो जाते हैं। हाँ। तो उनके बीच जो आकर्षण बल है उसे पूरी तरह तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। अच्छा, इसीलिए डेल्टा वेप एच का मान डेल्टा फ्यूज एच से इतना ज्यादा है। बिल्कुल, और जैसे जमने का उल्टा पिघलना था, हाँ। वैसे ही वाष्पन का उल्टा होता है संघनन यानी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब भाप का वापस पानी बनना। हाँ। जैसे ठंडे ग्लास पे बूंदे जम जाती हैं। जी हाँ, वही। ये प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, एक्सोथर्मिक। इसमें ऊर्जा बाहर निकलती है। अच्छा, तो इसमें भी ऊर्जा निकलेगी? कितनी? उतनी ही जितनी वाष्पन में लगी थी, बस चिन्ह उल्टा। तो संघनन की एंथैल्पी डेल्टा कॉन एच लगभग -40.7 किलो जूल मोल इनवर्स होगी 100 डिग्री सेल्सियस पर। H2O G वो H2OL डेल्टा कॉन एच लगभग -40.7 किलो जूल मोल इनवर्स। -40.7? बाप रे, ये तो बहुत ऊर्जा है। हाँ, बहुत ज्यादा।
जब भाप ठंडी होकर पानी की बूंदें बनती है तो वो अपने अंदर छिपी हुई ये भारी मात्रा में ऊर्जा वातावरण में छोड़ देती है। इसी को गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट भी कहते हैं। गुप्त ऊष्मा, हाँ सुना है। और यही वजह है कि उबलते पानी से जलने की तुलना में उसी तापमान की भाप से जलना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब भाप आपकी त्वचा पर संघनित होती है, पानी बनती है, तो वो न सिर्फ अपनी गर्मी देती है बल्कि ये अतिरिक्त 40.7 किलोजूल मोल वाली गुप्त ऊष्मा भी छोड़ती है। वो ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ओहो, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, सुरक्षा के लिहाज से भी। बिल्कुल। अच्छा, अब तीसरी प्रक्रिया पर आते हैं, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। जी। आपने बताया था कि कुछ चीजें जैसे कपूर या सूखी बर्फ बिना पिघले सीधे ठोस से गैस बन जाती हैं। हाँ। इसमें ऊर्जा का क्या हिसाब है? हिसाब वैसा ही है। जब एक मोल ठोस पदार्थ स्थिर तापमान और दबाव पर बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, तो इस एंथैल्पी परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन की मोलर एंथैल्पी या डेल्टा सब एच कहते हैं। डेल्टा सब एच। और ये ऊष्माशोषी होती है या क्षेपी? ये भी आमतौर पर ऊष्माशोषी ही होती है। ठोस से गैस बनने के लिए कणों को बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है। ठीक है। क्या पानी भी ऊर्ध्वपातित होता है? हाँ, होता है, खास परिस्थितियों में, खासकर 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान और बहुत कम दबाव पर। अच्छा, जैसे कभी बहुत ठंडे बर्फीले मौसम में आपने देखा हो कि गीले कपड़े बाहर टांगो तो वो कड़क होके जम जाते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे बिना गीले हुए ही सूख जाते हैं। हाँ, देखा है, बर्फ गायब हो जाती है। वो बर्फ पिघल नहीं रही, वो सीधे भाप बन के उड़ रही है। वही ऊर्ध्वपातन है। कमाल है। तो इसके लिए डेल्टा सब एच का मान कितना है? हमारे स्रोतों में 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के ऊर्ध्वपातन का मान दिया है। 1 मोल बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर सीधे भाप में बदलने के लिए 51.08 किलोजूल ऊर्जा लगती है। 51.08, 51.08 किलोजूल। जी हाँ। H2OS-H2OG, दैट इज प्लस 51.08 किलोजूल मोल इनवर्स, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है। ये तो वाष्पन वाले 40.7 से भी ज्यादा है। हाँ, क्योंकि इसमें ठोस से सीधे गैस बन रहा है, बीच की द्रवावस्था आई नहीं। अब यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है। हाँ। हमने 3 मान देखे कम से कम पानी के लिए। जी। पहला, बर्फ का पिघलना 0 डिग्री सेल्सियस पर, डेल्टा एच फ्यूजन इज इक्वल टू प्लस 6.01 किलोजूल पर मोल। सही। दूसरा, पानी का भाप बनना, मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पर, डेल्टा वेपर एच इज इक्वल टू प्लस 40.7 किलोजूल पर मोल। आपने बताया 0 डिग्री पर ये अलग होगा। हाँ, अलग होगा। और तीसरा, बर्फ का सीधे भाप बनना 0 डिग्री पर, डेल्टा सब्लिमेशन इज इक्वल टू प्लस 51.08 किलोजूल पर मोल। जी। क्या इन तीनों ऊर्जाओं में पिघलने की, भाप बनने की और सीधे भाप बनने की कोई आपसी रिश्ता है, कोई कनेक्शन? बिल्कुल है, और ये ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक्स के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत से जुड़ा है। अच्छा। कौन सा सिद्धांत? सिद्धांत ये है कि एंथैल्पी जो है वो एक अवस्था फलन है, स्टेट फंक्शन। अवस्था फलन, स्टेट फंक्शन। जी। ये क्या होता है? अवस्था फलन का मतलब है कि किसी गुण में होने वाला बदलाव सिर्फ सिस्टम की शुरुआती और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। इस बात पर नहीं कि वो बदलाव किस रास्ते से हुआ, किन कदमों से हुआ। अच्छा, जैसे मान लीजिए मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है। हाँ। तो मेरा जो विस्थापन है, हाँ। डिस्प्लेसमेंट, वो हाँ। तो सीधी रेखा होगी दिल्ली से मुंबई तक। हाँ। अब चाहे मैं घूम फिर कर ट्रेन से जाऊं या सीधी फ्लाइट पकड़ लूं, विस्थापन तो उतना ही रहेगा। आपने एकदम सही उदाहरण दिया। बिल्कुल यही मतलब है अवस्था फलन का। तो एंथैल्पी भी विस्थापन जैसी है? एक तरह से, हाँ। एंथैल्पी में होने वाला कुल परिवर्तन सिर्फ इस पर निर्भर करेगा कि पदार्थ शुरू में कैसा था, जैसे ठोस बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर, और अंत में कैसा है, जैसे गैसीय भाप 0 डिग्री सेल्सियस पर। अच्छा। ये इस पर निर्भर नहीं करेगा कि ये बदलाव कैसे हुआ। क्या बर्फ पहले पिघली, एक कदम, फिर पानी भाप बना, दूसरा कदम, या फिर बर्फ सीधे ही भाप बन गई, एक ही कदम में। दोनों सूरतों में कुल ऊर्जा परिवर्तन सेम रहेगा। बिल्कुल। जैसे आप पहाड़ पर चढ़ते हैं तो आपकी कुल ऊंचाई में जो वृद्धि होती है वो सिर्फ नीचे वाले बिंदु और चोटी वाले बिंदु पर निर्भर करती है। आप किस रास्ते से चढ़ें उससे कुल ऊंचाई वृद्धि नहीं बदलती। हम कह सकते हैं कि किसी भी दिए गए तापमान पर ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी डेल्टा एच सब हमेशा उसी तापमान पर गलन की एंथैल्पी डेल्टा फ्यूज एच और वाष्पन की एंथैल्पी डेल्टा वैप एच के जोड़ के बराबर होगी। मतलब
एक समीकरण बन गया। जी हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण समीकरण। डेल्टा सब इज इक्वल टू डेल्टा फ्यूज एच प्लस डेल्टा वैप एच। बस ध्यान रखना है कि तीनों मान एक ही तापमान पर होने चाहिए। डेल्टा सब इज इक्वल टू डेल्टा फ्यूज एच प्लस डेल्टा वैप एच। कमाल है। क्या हम इसे पानी के लिए जांच सकते हैं? बिल्कुल जांच सकते हैं। हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पर मान है, या हम उन्हें निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के पिघलने की एंथैल्पी डेल्टा फ्यूजेज कितनी थी? वो थी प्लस 6.01 किलो जॉल मोल। सही। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के वाष्पन की एंथैल्पी डेल्टा वैप एच का मान होता है प्लस 45.07 किलो जॉल मोल। 45? 100 डिग्री वाले 40.7 से अलग है ये? हाँ, क्योंकि तापमान अलग है। कम तापमान पर वाष्पन में ज्यादा ऊर्जा लगती है, जैसा हमने बात की थी। 45.07। अब इन दोनों को जोड़िए जरा। 6.01 प्लस 45.07 ये हुआ 51.08 किलो जूल पर मोल। बिल्कुल, 51.08 किलो जूल पर मोल। और अब याद कीजिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के सीधे ऊर्ध्वापातन की एंथैल्पी डेल्टा सब एच का मान कितना था? अरे हाँ, वो भी तो यही था, प्लस 51.08 किलो जूल पर मोल। है ना? तो डेल्टा फ्यूज एच प्लस डेल्टा वैप एच इज इक्वल टू डेल्टा सब एच। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सटीक बैठ गया। कमाल है जी। ये तो पक्का सबूत है कि एंथैल्पी वाकई एक अवस्था फलन है। मतलब ऊर्जा कहीं खोती नहीं और कुल बदलाव रास्ते पर निर्भर नहीं करता। सही कहा आपने। तो ठीक है, हमने ये सब समझ लिया। डेल्टा फ्यूज एच, डेल्टा वैप एच और डेल्टा सब एच क्या है, पानी के लिए मान क्या है और ये जुड़े कैसे हैं। लेकिन ये सब जानना व्यवहारिक रूप से क्यों जरूरी है? मतलब इसका हमारी रोज की जिंदगी या विज्ञान तकनीक में क्या महत्व है? इसका महत्व बहुत ज्यादा है और कई अलग अलग क्षेत्रों में है। जैसे? सबसे पहले तो ये हमें अपनी प्रकृति को, अपने पर्यावरण को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। अच्छा, कैसे? देखिए, पृथ्वी का पूरा जल चक्र, हाँ। वाटर साइकिल, हाँ। वो इन्हीं एंथैल्पी परिवर्तनों पर टिका है। समुद्रों से पानी का भाप बनना, जिसमें डेल्टा वैप एच लगती है। हाँ। फिर उस भाप का ऊपर जाकर ठंडा होकर बादल बनना, जिसमें संघनन की ऊर्जा माइनस डेल्टा कॉन एच निकलती है। हाँ। फिर बर्फ और ग्लेशियरों का पिघलना, डेल्टा फ्यूज एच, कहीं कहीं बर्फ का सीधे भाप बनना, डेल्टा सब एच। ये सब ऊर्जा का ही खेल है। सही बात है। मौसम विज्ञानी जो हैं उनके लिए तो ये ज्ञान बहुत ही जरूरी है। बादल कैसे बनते हैं, बारिश क्यों होती है, कोहरा कैसे बनता है, और सबसे महत्वपूर्ण जो बड़े बड़े भयंकर तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं, हाँ। उनको अपनी इतनी जबरदस्त ऊर्जा कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? उसका एक बहुत बड़ा स्रोत है समुद्र के गर्म पानी से जो भाप उठती है। हाँ। जब वो वायुमंडल में ऊपर जाकर संघनित होती है तो वो जो भारी मात्रा में गुप्त ऊष्मा माइनस डेल्टा कॉन एच छोड़ती है, वही उन तूफानों को ताकत देती है। ओहो, मतलब ये संघनन वाली ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है? जी हाँ। फिर इंजीनियरिंग में तो इसके अनगिनत उपयोग हैं। इंजीनियरिंग में? जैसे? हमारे घरों में फ्रिज और एसी कैसे काम करते हैं? हाँ, कैसे करते हैं? वो एक खास किस्म के केमिकल, रेफ्रिजरेंट को बार बार वाष्पित करते हैं, डेल्टा वीएच का इस्तेमाल करके ठंडक पैदा करते हैं और फिर उसे संघनित करते हैं, माइनस डेल्टा कॉन एच का इस्तेमाल करके गर्मी बाहर निकालते हैं। इसी चक्र से ठंडक पैदा होती है। अच्छा, ये बात है। बिल्कुल। और जो बिजली बनाने वाले थर्मल पावर प्लांट होते हैं, हाँ, वहां पानी को उबालकर बहुत ज्यादा दबाव वाली भाप बनाते हैं, फिर से डेल्टा वीएच का उपयोग, और उस भाप से टरबाइन घुमाकर बिजली पैदा करते हैं। सही है। तो मतलब ठंडक पैदा करने से लेकर बिजली बनाने तक सब जगह ये एंथैल्पी काम आ रही है? जी। और रसायन शास्त्र में भी जब हम किसी केमिकल रिएक्शन की कुल ऊर्जा का हिसाब लगाते हैं तो हमें यह देखना पड़ता है कि रिएक्शन में भाग लेने वाले पदार्थ यानी अभिकारक और बनने वाले पदार्थ यानी उत्पाद किस भौतिक अवस्था में है। अगर अवस्था बदल रही है तो इन एंथैल्पी मानों को भी गणना में शामिल करना पड़ता है। अच्छा, यानी ये सिर्फ स्कूल कॉलेज की किताबों में पढ़ने की चीज नहीं है, बल्कि ये समझना कि हमारी दुनिया कैसे चलती है, मौसम से लेकर हमारी तकनीक तक, इसके लिए ये बुनियादी ज्ञान बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या और भी तरह की एंथैल्पी होती हैं? हाँ, होती हैं। हमारे स्रोतों में भी अवस्था परिवर्तन के अलावा कुछ और तरह के एंथैल्पी परिवर्तनों का जिक्र है। जैसे किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, उसे आयनीकरण की एंथैल्पी कहते हैं। या किसी अणु को उसके अलग अलग परमाणुओं में तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा लगती है, उसे आबंधन वियोजन
या परमाणुवीयकरण की एंथैल्पी कहते हैं। अच्छा। या फिर किसी चीज को किसी घोलक में, जैसे पानी में, घोलने पर कितनी ऊर्जा लगती है या निकलती है, उसे विलियन की एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है। ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण है रसायन विज्ञान में, पर हाँ, आज हमारा ध्यान खास तौर पर भौतिक अवस्था बदलने से जुड़ी एंथैल्पी पर था। बिल्कुल। तो अगर हम आज की चर्चा का एक सार निकालें तो हमने क्या समझा? हमने समझा कि पदार्थ जब अपनी भौतिक अवस्था बदलता है, यानी गलता है ठोस से द्रव, वाष्पित होता है द्रव से गैस, या ऊर्ध्वपातित होता है ठोस से सीधे गैस, तो उसमें ऊर्जा का एक निश्चित मात्रा में लेन देन होता है। जी, जिसे एंथैल्पी परिवर्तन कहते हैं। हाँ, एंथैल्पी परिवर्तन। हमने पानी के जाने पहचाने उदाहरण से देखा कि बर्फ पिघलाने के लिए डेल्टा फ्यूज H लगभग +6 किलो जूल मोल ऊर्जा लगती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सही। पानी को भाप बनाने के लिए डेल्टा वैप H करीब +40.7 किलो जूल मोल लगती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो कि काफी ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। और बर्फ को सीधे भाप बनाने के लिए डेल्टा सब H लगभग +51 किलो जूल मोल लगती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बिल्कुल। और इनकी उल्टी प्रक्रियाओं में, जैसे जमने या संघनन में, इतनी ही ऊर्जा निकलती है, बस मान ऋणात्मक हो जाता है। सही। और शायद सबसे अहम बात जो हमने सीखी वो ये कि एंथैल्पी एक अवस्था फलन है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिसका मतलब है कि कुल ऊर्जा परिवर्तन सिर्फ शुरू और आखिरी की अवस्था पर निर्भर करता है, इस बात पर नहीं कि वो बदलाव किस रास्ते से हुआ। एकदम। और इसी वजह से ये तीनों एंथैल्पी एक सरल समीकरण से जुड़ी हैं, डेल्टा H बराबर डेल्टा फ्यूएस H प्लस डेल्टा वैप H। बिल्कुल सही, सभी एक ही तापमान पर। ये समझना वाकई में मतलब अच्छा लगा। हाँ, ये प्रकृति के नियमों की एक सुंदरता है। यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। जरूर, क्या सवाल है? हमने देखा कि पानी को भाप बनाने में डेल्टा वैप H, उसे पिघलाने डेल्टा फ्यूएस H की तुलना में बहुत ज्यादा, करीब 7 गुना ज्यादा ऊर्जा लगती है। हाँ, ये फर्क बहुत बड़ा था। तो आणविक स्तर पर ऐसा क्यों है? मतलब कणों के बीच ऐसा क्या बदलता है कि द्रव से गैस बनने में ऊर्जा और व्यवस्था में इतना बड़ा बदलाव आता है, जबकि ठोस से द्रव बनने में उतना बड़ा नहीं आता? सोचने वाली बात है। और क्या इसका मतलब ये है कि भाप में उसी तापमान के पानी की तुलना में बहुत ज्यादा छिपी हुई ऊर्जा, वो जो गुप्त ऊष्मा हमने कही, वो जमा होती है? हाँ, ऐसे ही लगता है। तो फिर ये जो अतिरिक्त ऊर्जा है, जब ये बड़े पैमाने पर छोड़ी जाती है, जैसे कि जब गर्म समुद्रों से अरबों टन भाप उठकर वायुमंडल में ठंडी होती है और बादल और घनघोर बारिश बनाती है, तो ये हमारे मौसम और जलवायु को कैसे नियंत्रित करती होगी? तूफानों और चक्रवातों को इससे इतनी अपार शक्ति कैसे मिलती है? वाह! इस ऊर्जा के पैमाने और इसके प्रभाव के बारे में सोचना वो वाकई में हमारी समझ को और गहरा कर सकता है। बिल्कुल। ये सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। शुक्रिया।